दोस्तों, किसी ने सच कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। और कुछ ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आ रहे हैं हम इस बार गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिसे ना चाहते हुए भी वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला गया। जब वो इस दलदल से नहीं निकल पाई, इसी दलदल की बेताज बादशाह बन गई, जिसने बाद में अपनी तरह की कई लड़कियों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित वापस अपने घर भी पहुंचाया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस औरत की जिसने भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए नियम बनवाए। उसी शख्सियत पर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई है और आलिया भट्ट ने वह किरदार निभाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस 16 साल की लड़की की जो गुजरात से निकलकर मुंबई पर राज करने लगी थी। आज हम दास्तान सुनाने जा रहे हैं उस लड़की की जिसने मौका मिलने पर भारत के प्रधानमंत्री की भी बोलती बंद कर दी थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 गुजरात के एक गांव काठियावाड़ से। वहां के एक संपन्न परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया गंगा। घर का माहौल बड़ा अच्छा था। परिवार के लोग पढ़े लिखे और वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे। वो अपनी लड़की को भी पढ़ा लिखा कर वकील बनाना चाहते थे, लेकिन लड़की का मन तो सिनेमा में बस गया था। दिन भर उसी के बारे में बातें करती और मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन बड़े होकर सिनेमा में ही काम करेगी। सोच लिया था कि मुंबई जाकर एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सिनेमा के लिए उसका पागलपन भी बढ़ता ही गया। एक बार उनके घर पर एक नया अकाउंटेंट रखा गया। उस समय उसकी उम्र होगी यही कोई 15-16 साल। नाम था उसका रमणीक लाल। ये नौजवान अभी अभी मुंबई से लौटा था और इसे फिल्मों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। गंगा की इस शख्स से फिल्मों के बारे में बातचीत होने लगी। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। गंगा और रमणीक दोनों को पता था कि उनके घर वाले इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। इसी वजह से दोनों ने भागने का प्लान बनाया। गंगा ने घर से अपने कुछ जोड़ी कपड़े लिए और निकल गई रमणीक के साथ अपनी फेवरेट जगह मुंबई। आज का मुंबई उस समय बॉम्बे हुआ करता था। ये कहावत कई मायनों में तब भी सच हुआ करती थी कि यह शहर कभी सोता नहीं। और इसी सपनों के शहर बॉम्बे में गंगा भी कुछ अपने सपने समेटे रमणीक के साथ आ पहुंची। लेकिन गंगू का सबसे बुरा सपना हकीकत बने बॉम्बे में उसका इंतजार कर रहा था। रमणीक ने कुछ दिन के लिए कमरा किराए पर लिया और गंगा को भी अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखा। कुछ दिन बाद रमणीक ने कहा कि उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। जब तक कोई काम और रहने लायक ढंग की जगह नहीं मिलती तब तक तुम मेरी मौसी के यहाँ चली जाओ। अगले दिन घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी, जिसे रमणीक अपनी मौसी बता रहा था। उसके साथ उसने गंगा को बिठा दिया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। गंगा इस बात से बेखबर थी कि जिसे वो अपना सब कुछ मान, अपना घर परिवार, जमीन जायदाद, सारी सुख संपदा छोड़कर आई थी, उसी 2 कौड़ी के इंसान ने उसे मात्र 500 रुपए में कोठे पर बेच डाला था। टैक्सी में सवार गंगा मुंबई के रिहायशी इलाके से निकलकर मुंबई के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कामाठीपुरा पहुंच चुकी थी, जहां पर पहुंचने वाली लड़कियां पैसे वालों की जिस्म की प्यास बुझाती थी, जहां रहने वाली लड़कियों की कोई जात धर्म नहीं रह जाती थी, बस रह जाता था एक उपनाम, वेश्या। जब गंगा असलियत से 2-4 हुई तो उसने बहुत चीख पुकार मचाई, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी तरह की ढेरों लड़कियां यहाँ रोज आती थी और उनकी चीखें भी कोठों की बदबूदार दीवारों में हमेशा के लिए समा जाती थी। जब चीख पुकार कर गंगा थक गई तो उसे हालातों से समझौता करना ही पड़ा। गंगा इस बात से भी भली भांति परिचित थी कि वो अपने गांव काठियावाड़ अब वापस लौट नहीं सकती थी। भागकर जो आई थी तो उसके परिवार वाले भी उसे स्वीकार करने से रहे, और अगर पता चला कि वेश्यालय से लौटी है तो न जाने क्या होगा। गंगा ने विरोध करना छोड़ दिया और उस रेड लाइट एरिया के वेश्यालय को अपना नया घर मान लिया। गंगा अब बन चुकी थी गंगू काठियावाड़ी। धीरे धीरे गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग कामाठीपुरा आते तो गंगू के बारे में जरूर पूछते। ऐसे ही एक दिन शौकत खान नाम का पठान गंगू के पास आ धमका। उसने गंगू को किसी गिद्ध की तरह नोच डाला और पैसे भी नहीं देकर गया। कुछ दिन बाद वह वापस लौटा और इस बार तो गंगू की हालत इतनी बुरी हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। गंगू ने भी इस बार ठान लिया था कि इस शख्स को वह ठिकाने लगाकर ही रहेगी। गंगू ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये उस समय के मुंबई के डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। बस फिर क्या था, गंगू पहुंच गई करीम लाला के घर के पास। उसने वहां घंटों वेट किया और जब करीम लाला की गाड़ी वहां से गुजरने लगी तो उसे रुकवा लिया। गंगा ना सिर्फ भला की खूबसूरत थी बल्कि काफी समझदार और बोलने में भी तेज तर्रार थी। उस समय मुंबई में करीम लाला का
राज हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि अपराधियों में उसके कहे बिना पत्ता भी इधर का उधर नहीं होता था। और गंगू आज उसी डॉन की कार के आगे खड़ी थी। करीम लाला ने कहा कि घर के अंदर चलकर बात करते हैं, यहाँ खड़े होकर बात करना ठीक नहीं। गंगू को छत पर बैठने को कहा गया। गंगू को भी समझने में देर नहीं लगी कि करीम लाला के घर एक वेश्या का आना उसे अच्छा नहीं लगा। गंगू के लिए नाश्ता पानी भिजवाया गया, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं। जब करीम लाला उसके पास आया तो उसने पूछा कि क्यों उसने कुछ खाया नहीं। गंगू का जवाब सुनकर करीम लाला जैसा डॉन भी हैरान रह गया। उसने कहा कि सिर्फ उसके यहाँ आने से आपका घर अपवित्र हो सकता है, तो मैं क्यों आपके रसोई के बर्तनों को हाथ लगाकर पूरे घर को अपवित्र करूं। करीम लाला को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माफी मांगते हुए उसके आने का कारण पूछा। गंगू ने पूरी बात बताई। करीम लाला को अब पता चल गया कि उसका ही कोई आदमी उसके नाम पर ऐसे घिनौने अत्याचार कर रहा है। करीम लाला ये बात सुनकर ही गुस्से में बेकाबू हो गया। उसने गंगू से वादा किया कि अगली बार वह व्यक्ति उसके पास आए तो उसे बताना, वह उसे देख लेगा। ये बात सुनकर गंगू ने अपने पर्स से धागा निकाला और कहा कि किसी भी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं करवाया जितना आपने। आज से आप मेरे राखी भाई हुए। 3 हफ्तों बाद वो पठान फिर आया और गंगू पर हमला किया। नीचे मौजूद खबरी दौड़ा और करीम लाला को साथ लेकर लौटा। 10 मिनट के भीतर करीम लाला वहां पहुंच गया और उसने दरवाजा खोलने को कहा। शौकत खान ने गुस्से में दरवाजा खोला तो सामने करीम लाला को खड़ा देखकर उसकी गिग्गी बंद गई। करीम लाला ने अपने आदमियों के साथ मिलकर शौकत खान को मार मार कर अधमरा कर दिया और चेतावनी देकर गया कि गंगू मेरी राखी बहन है, इसे कोई हाथ भी लगाएगा तो इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद तो गंगू की धाक जम गई। कामाठीपुरा में जिस घर में वो रहती थी वहां पर घरवाली के इलेक्शन हुए। घरवाली वो होती थी जो किसी भी बिल्डिंग के 30-40 कमरे मैनेज करती थी। उनके ऊपर होती थी बड़े घरवाली जो पूरी बिल्डिंग को मैनेज करती थी। गंगू ने पहले घरवाली के इलेक्शन जीते, फिर बड़ी घरवाली के। आसपास के इलाके में सब जानते थे कि वो करीम लाला की राखी बहन है। सब गंगू से दबते थे। गंगू का दबदबा बढ़ा। नाम कोठेवाली का ब्रंश काठेवाली जुड़ गया। अब गंगा गंगूबाई काठेवाली के नाम से मशहूर हो गई। वो गैंगस्टर नहीं थी, वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन ऐसे धंधे में थी जिसे नीची नजरों से देखा जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कामाठीपुरा रेड लाइट एरिया की प्रमुख बन गई। इस तरह मैं पहले गंगा, फिर गंगू और गंगू से मैडम बन गई। 1960 और 70 के दशक में गंगूबाई का कामाठीपुरा में काफी नाम रहा। वो अन्य सेक्स वर्कर्स के लिए माँ की तरह थी। उन्होंने कोठा चलाने वाली मेडमों का प्रभाव खत्म कर दिया। गंगूबाई सुनहरे किनारे वाली सफेद साड़ी, सुनहरे बटन वाला ब्लाउज और सुनहरा चश्मा भी पहनती थी। वो कार से चला करती थी। उन्हें सोने से बनी चीजें पहनने का बहुत शौक था। बचपन में उनका सपना अभिनेत्री बनने का था। बाद के सालों में भी फिल्मी दुनिया में उनकी दिलचस्पी बनी रही। उन्होंने ऐसी कई लड़कियों को घर वापस भेजने में मदद की जिन्हें धोखा देकर वेश्यालयों में बेचा गया था। वो इस काम से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी सजग थी। उन्होंने उन महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और उन लोगों के खिलाफ भी कदम उठाए जिन्होंने इन महिलाओं का शोषण किया। उनका एक और किस्सा बेहद ही प्रसिद्ध है। 1960 के दशक में कामाठीपुरा में सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ। यहाँ आवाज उठने लगी कि वेश्यालय को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वेश्याओं के आसपास होने का बुरा असर छोटी बच्चियों पर पड़ेगा। इस फैसले से कामाठीपुरा में करीब 1 सदी से काम कर रही महिलाओं पर बुरा असर पड़ने वाला था। गंगूबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसे आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अपने राजनीतिक परिचितों की मदद से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए वक्त मांगा। हालांकि यह मीटिंग ऑफिशियली कहीं पर भी दर्ज नहीं है। इस मुलाकात में गंगूबाई की सजगता और स्पष्ट विचारों से नेहरू भी हैरान पड़ गए। नेहरू ने उनसे सवाल किया था कि वो इस धंधे में क्यों आई, जबकि उन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा पति मिल सकता था। ऐसा कहा जाता कि गंगूबाई ने उसी मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने नेहरू से कहा कि अगर वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह धंधा हमेशा के लिए आज ही छोड़ देगी। इस बात से नेहरू दंग रह गए और उन्होंने गंगूबाई के बयान से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है लेकिन उसे खुद अपनाना मुश्किल है। नेहरू ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री ने जब खुद इस पर हस्तक्षेप किया तो कामाठीपुरा से वेश्याओं को हटाने का काम कभी नहीं हो पाया। कामाठीपुरा के लिए गंगू लेजेंड थी। उनकी फोटो आज भी कामाठीपुरा के वेश्यालयों में लगी हुई है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की इस स्टोरी के बारे में? क्या आलिया भट्ट ने उनके किरदार के साथ समझौता किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।